हेलो। एक और न्यू स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। डिस्क्लेमर, इस कहानी में जितने भी किरदार दिखाए गए, जिनके भी नाम हैं या पात्र जिससे भी जुड़े हुए हैं, ये सब काल्पनिक है। ये चैट जीपीटी से लिखे गए हुए डायलॉग और स्टोरीज है। तो प्लीज़ वीडियो को एंजॉय कीजिए, फुल एंजॉय कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी लगी वीडियो। और कमेंट करके बता दो मुझे कैसे लग रही है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड 16। शिवाय मोरैया ने पूछा, क्या आपके पति ठीक होंगे? क्योंकि वह पहाड़ों में चले गए थे। किसको पता था कि शहर के बाहर हल्के रंग की चेतावनियां लगी होंगी। ये संकेत देती हैं कि निवासियों को लापरवाही से पहाड़ों की गहराई में नहीं भटकना चाहिए। वह बार बार कहता रहा कि हंटर स्क्वाड ने एक आंख वाले जादुई भेड़िए के पदचिह्नों का पीछा करते हुए कुछ सामान खो दिया है और उसे खुद उसे पहुंचाना है। वह सिर्फ एक रसद कर्मचारी है, फिर भी उसमें इस तरह का जानलेवा काम करने की हिम्मत है। तुम्हारे पिताजी, मैंने उन्हें चाहे जो भी कहा फिर भी नहीं माने, मोकिंग ने उत्तर दिया। मेरे पिताजी भी गए? शिवाय मोरैया का चेहरा तुरंत बदल गया। हां, उन्होंने कहा था कि इससे बहुत पैसा मिलेगा। जादूगर प्रशिक्षु भी उनका फोन आने से डरते हैं। फिर भी ये दो सामान्य लोग, अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सच में कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मोकिंग ने कहा। आंटी, चिंता मत करो, उन्होंने इस बारे में पहले ही सोच लिया होगा। कोई समस्या नहीं होगी। वे इसे बस एक निर्धारित चौकी तक पहुंचा रहे हैं और शहर से चौकी तक की सड़कें अभी भी सुरक्षित क्षेत्र में हैं। ये शिनशिया ने किनारे से कहा। किसी भी तरह मैं बस यही चाहता हूं कि दोनों शहर में आज्ञाकारी होकर अपना काम करें। जब वे शहर छोड़कर चले जाते हैं तो मुझे चिंता होती है। मोकिंग ने एक बार फिर फुसफुसाया। मोकिंग की शिकायतें सुनने के बाद शिवाय मोरैया को बुरा लगने लगा। पिछले 6 महीनों से पिताजी मुझे देखने मेरे स्कूल नहीं आए हैं। पता चला कि उन्होंने कोई दूसरा रास्ता चुन लिया है। वे बाहर गश्त कर रहे शिकारी जादूगरों को सामान पहुंचाने चले गए हैं। यह काम वाकई उनकी पिछली नौकरी की तुलना में बहुत खतरनाक है, जहां वे सिर्फ अमीर लोगों को ही सामान पहुंचाते थे। हालांकि सर्दियों की छुट्टियां थीं, शिवाय मोरैया बिल्कुल भी खाली नहीं था। कुछ दिन आंटी के घर रहने के बाद शिवाय मोरैया थियानलैन मैजिक हाई की लाइब्रेरी में लौट आया। पुस्तकालय में वह जानकारी मौजूद थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए ब्लैक चर्च के बारे में, जो उसे नहीं मिल पाई थी। शिवाय मोरैया को ब्लैक चर्च के बारे में पढ़ने के बाद समझ में आया कि यह किस तरह की चीज है। ये लोग आतंकवादी संगठनों जैसे ही हैं, एक बड़ा दुष्ट पंथ। ये अक्सर ऐसे काम करते थे जिनसे लोगों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचता था। इसके अलावा अपने स्वार्थ के लिए ये जिंदा लोगों को भी साधना सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते थे। स्वाभाविक रूप से देश ऐसी पागलपन भरी हरकतों के लिए कतई उदार नहीं था। आने वाले महीने में शिवाय मोरैया ने पूरे मन से ध्यान लगाया, यह जानने के बाद कि बिजली तत्व का तारा धूल केवल 2 बार बिजली प्रहार का उपयोग करने के बाद सूख जाएगा और पूरी तरह से काला हो जाएगा। शिवाय मोरैया ने ध्यान के महत्व को समझना शुरू कर दिया। इस पूरे महीने अग्नि तत्व के कौशल फायर बर्स्ट को सक्रिय करने के प्रलोभन के बावजूद शिवाय मोरैया ने अग्नि तत्व के तारे के संपर्क में आने की जल्दबाजी नहीं की। उसे पहले अपनी नींव मजबूत करनी होगी, क्योंकि वह ध्यान में तल्लीन था और यह सब उसकी आदत बन गई थी। इसीलिए समय बहुत जल्दी बीत गया। जल्द ही स्कूल पुनः शुरू हो गया। लाइब्रेरी के अंदर शिवाय मोरैया ने अपने शरीर पर जमे मकड़ी के जाले झाड़ दिए। वह जादू स्कूल की नई अवधि के लिए तैयार था। शिवाय मोरैया बहुत उत्साहित होकर कक्षा में गए और हमेशा की तरह सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गए। आज कुछ गड़बड़ है। शिवाय मोरैया ने अपने बगल में खड़े झांग श्याओ हो को देखा और पाया कि यह लड़का ठीक नहीं लग रहा था। आमतौर पर इस लड़के के हाव भाव किसी जिज्ञासु छोटे बंदर जैसे होशियार होते, और तो और
क्लास में वो लगातार शिवाय मोरया को अपने बीते दिनों की बातें बताता रहता। हालांकि आज उसकी आंखें सुस्त लग रही थीं। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और जब वह सामने की ओर देख रहा था तो उसका चेहरा एक अथाह नशे से भरा हुआ था। जब उसने अपने आसपास देखा तो दो अध्ययन मलबे, जू किंगलिन और लू शियाओबिंग, एक ही भाव दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन पर कोई भूत सवार हो गया हो। शीट, मुझे मत बताना कि आंटी ने जो कहा वो सच है। शहर में एक काना, आंख वाला जादुई भेड़िया है और ये सब लड़के उससे संक्रमित हो गए हैं। सुप्रभात कक्षा। आपकी प्रैक्टिकल मैजिक कक्षा की शिक्षिका बीमार पड़ गई हैं और इस समय घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं। आज से मैं सभी की प्रैक्टिकल मैजिक कक्षाओं की प्रभारी रहूंगी। मेरा नाम नेहा है। एक परिपक्व, सुंदर और उज्ज्वल ध्वनि गूंजी। एक बूढ़े आदमी की कर्कश और धीमी आवाज के आदी होने के बाद एक आकर्षक और सेक्सी धुन के साथ एक परिपक्व महिला की आवाज का अचानक प्रकट होना वसंत की हवा की तरह जमीन को छूता हुआ गुजर गया। इसने थोड़ा थका हुआ शिवाय मोरया को तुरंत जगा दिया। उसने सिर उठाकर उम्मीद से आवाज की उत्पत्ति ढूंढी। शिवाय मोरया की आंखें तारों से बंधी थीं और चेहरे पर मुग्ध भाव। क्या बकवास है! उस दुष्ट नजर वाले दलदली राक्षस की परवाह किसे है जो लोगों के दिलों को भ्रमित कर सकता है? जाहिर है अति उत्साही, हार्मोन वाले पुरुषों की आत्माएं इस नई, नवेली, असाधारण रूप से सुंदर महिला शिक्षिका की ओर आकर्षित थीं। इस शिक्षिका नेहा ने एक साधारण काला सूट पहना था। बाहरी काले सूट और अंदर की सफेद कमीज के बीच उभरी हुई राजसी और आकर्षक पर्वत चोटियां थीं जो फटने ही वाली थीं। यह देखकर शिवाय मोरया को आश्चर्य हुआ कि क्या छाती पर लगे छोटे छोटे बटन वाकई इस अशांत लहर को थाम पाएंगे। कष्टप्रद, यह वास्तव में कष्टप्रद है। सुबह का समय हमेशा से ही युवाओं के लिए सबसे ज्यादा हिंसक रहा है, क्योंकि उन्हें इस तरह उत्तेजित किया गया है। मुझे लगता है कि ज्यादातर की शक्ल बेहद शर्मनाक होगी। तुम्हें जागे हुए आधा साल हो गया है और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपना जादू चला पाया हो। हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे कि किसी अपार शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होने का मतलब यह नहीं है कि तुम उसका इस्तेमाल करना जानते हो। अगर तुम अपनी शक्तियों पर ठीक से नियंत्रण नहीं रखोगे तो वे तुम पर ही उल्टा असर करेंगी। श्रीमती नेहा ने जल्दी से अपनी शिक्षण अवस्था में प्रवेश किया। शुरुआत में शिक्षिका के गंभीर रवैये ने कई छोटे मोटे अत्याचारियों को होश में ला दिया था। किसे पता था कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ जरूरी बातें लिखने के बाद जैसे ही वह पलटेंगी, पूरी कक्षा की नाक से खून बहने लगेगा। क्या कयामत थी! उभरे हुए और गोल मटोल शिवाय मोरया तो बिल्कुल एक सामान्य छात्र ही था। इस वक्त उसके दिमाग में बिल्कुल वही दृश्य घूम रहा था। एक पवित्र स्कूल में कोई अपनी कल्पना को कैसे बेलगाम छोड़ सकता है। बहरहाल शिवाय मोरया दिल से पढ़ाई करना चाहता था। शिवाय मोरया निश्चित रूप से उन लोगों के समूह जैसा नहीं था जो सिर्फ अपने निचले शरीर से सोचते थे। खैर, मैं प्रैक्टिकल मैजिक की कक्षाओं में दोबारा टाइट पैंट नहीं पहनूंगा। हर जीव चढ़ाई करने वाले बाघ की तरह नहीं हो सकता। बाधाओं के चारों ओर घूमकर अपना काम जारी रख सकता है। व्यावहारिक जादू की कक्षाएं पूरी सुबह चलती रहीं। सिद्धांत समाप्त होने के बाद नेहा सभी को मैदान में ले आया और व्यक्तिगत रूप से सभी को जादू सक्रियण की आवश्यक कुंजियां सिखाईं। शिवाय मोरया ने भी इस क्लास को ध्यान से सुना। जैसे मिसेज नेहा ने मैजिक एक्टिवेशन लिंक के बारे में जो कुछ कहा था, शिवाय मोरया उसे पहले ही अनुभव कर चुका था। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिसेज नेहा की छाती के सामने वाले बटन इतने मजबूत कैसे थे। इतने दिन हो गए फिर भी वे फटे नहीं। स्वाभाविक रूप से स्कूल के मैदान का उपयोग रेडियो कैलिस्थेनिक्स के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मैदान असल में
सिर्फ अभ्यास का मैदान था। उन्हें एक जादुई अवरोध की मदद से कई स्वतंत्र जगहों में बांट दिया गया था, जिसे शिवाय मोरया समझ नहीं पाया। सारी अतिप्रवाहित शक्ति पारदर्शी अवरोध द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। ऐसा उन छात्रों को नुकसान से बचाने के लिए किया गया था जिनमें किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं थी। ध्यान से देखो, मैं अग्नि तत्व का प्राथमिक कौशल अग्नि विस्फोट प्रदर्शित करूंगा। नेहा छात्रों के बीच में खड़ा था। छात्र एक अर्ध चाप में इकट्ठा हो गए और श्रीमती नेहा के पीछे बिखर गए। किसी को भी यकीन नहीं था कि क्या सभी लोग सचमुच श्रीमती नेहा के हाथों की मोहरें देख रहे थे। अग्नि विस्फोट, यह अग्नि तत्व का कौशल है। भाई शिवाय मोराया, अपनी लार पोंछो, यह तुम्हारे तत्व का कौशल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्रीमती नेहा, जो इतनी कोमल और गुणी दिखती हैं, वास्तव में एक अग्नि जादूगर होंगी। झांग शियाओहो ने शिवाय मोरया को अपने पास धकेला। ओ, मैं ये सीखना चाहता हूं। तभी शिवाय मोरया को होश आया। न्यू एपिसोड 17। फिलहाल नेहाए एकदम सीधी मुद्रा में शांति से खड़ी थी। उसकी खूबसूरत सुडौल काया उसकी थोड़ी तंग स्कर्ट को उभार रही थी, जो लोगों को खास तौर पर आकर्षक लग रही थी। शायद इसलिए कि वह पढ़ाने के क्षेत्र में नई थी, इसलिए उसके कपड़ों का चुनाव थोड़ा जल्दबाजी में हुआ, जिसकी वजह से यह सब हुआ। इससे छात्रों को वाकई बहुत अच्छा लगा। तुम्हें ध्यान करना होगा, शांत रहना होगा और एकाग्रता करनी होगी। भले ही मैं अभी तुमसे बात कर रही हूं, मेरी मानसिकता पूरी तरह से मेरे भीतर स्थित अग्नि तत्व निहारिका पर केंद्रित है। ओह, मेरा मतलब है तारों की धूल पर, श्रीमती नेहा ने कहा। श्रीमती नेहा की आवाज हर छात्र के कानों तक पहुंच गई। जब सभी को लगा कि श्रीमती नेहा मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी हैं, तो उनके नाशपाती जैसे बालों में अचानक उतार चढ़ाव देखा जा सकता था। खेत में हवा का एक भी रेशा नहीं था, फिर भी उसके बाल ऐसे लग रहे थे मानो वह स्टीमर पर हो, जिससे वे इधर उधर बिखर रहे थे। नियंत्रण करो, इस समय तुम्हें पुकारने की आवश्यकता है, ताकि तुम्हारा सितारा तुम्हारी आज्ञाओं का पालन कर सके और अग्नि तत्व जादू के द्वार खोल सके। श्रीमती नेहा का स्वर सामान्य कोमलता से बदलकर गंभीर हो गया। इसमें अहंकार का संकेत था, जो कह रहा था कि उसके सामने सब कुछ जल जाना चाहिए। इस क्षण सभी पुरुष, जिनके सिर गंदे विचारों से भरे हुए थे, तुरंत अचंभित हो गए। जब उन्होंने इस खूबसूरत महिला अध्यापिका को आश्चर्य से देखा, तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अब हाँ, ये सही है। उन्होंने महसूस किया कि श्रीमती नेहा के शरीर से एक झुलसा देने वाली आभा निकल रही है, जो सभी के चेहरों पर फैल रही है। वहां पर आश्चर्य, श्रद्धा और एक प्रकार की भयभीत करने वाली उपस्थिति थी, जो लोगों को किसी भी प्रकार के दुष्ट विचार रखने से रोकती थी। शुरुआत में सभी ने सोचा कि नई आई श्रीमती नेहा एक साधारण शिक्षिका होंगी, अपने से पहले वाले बूढ़े व्यक्ति की तरह ही सबको एक बेढंगा सैद्धांतिक पाठ पढ़ा पाएंगी। जब बात व्यक्तिगत रूप से जादू को सक्रिय करने की आई, तो हो सकता है कि उनकी शिक्षा में कोई गलती भी हो। हालांकि उनके सामने बैठी युवा नेहा बहुत लंबे समय से इस शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम लग रही थी। वह तारे को नियंत्रित करते हुए शिक्षा भी दे पा रही थी। अपने जादुई मंत्रों का जाप पूरा करने के बाद उभरती हुई आग की तीव्रता उस बूढ़े व्यक्ति की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर पर थी। यह एक छोटी सी आग की तुलना लपटों के एक स्तंभ से करने जैसा था। याद रखें तारों की व्यवस्था पूरी करने के बाद आप अपने विचारों को शांत नहीं कर सकते। आपको तुरंत अपनी सक्रियता की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वह गरिमामयी आवाज एक बार फिर गूंजी। जलती हुई लपटें। यह ध्वनि एक जादुई घंटी की तरह थी, जो हर किसी के मन में गूंज रही थी। उसी समय श्रीमती नेहा के शरीर के चारों ओर एक चमकदार लाल सितारा पथ उभरा।
जो शीघ्र ही उनके जेड जैसे दाहिने हाथ में संघनित हो गया। इसके बाद उसके आधे जकड़े हुए हाथों पर एक ज्वलंत लाल शक्ति तेजी से उभरी। यह अतुलनीय रूप से हिंसक थी। अपनी पूरी ताकत से उसने उसे फेंकने के लिए अपनी बाह का इस्तेमाल किया। लौ तीर की तरह निकली और लाल लाल रंग की एक स्वादिष्ट सुगंध निकली। फिर वह गोली की तरह हो गई और कठपुतली के शरीर में सटीक और अचूक रूप से घुस गई। गया? आखिर कुछ हुआ कैसे नहीं? हालांकि यह लक्ष्य पर लगा। कुछ देर के लिए माहौल शांत हो गया। अग्नि विस्फोट से प्रभावित कठपुतली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जबकि श्रीमती नेहा का आभामंडल बिल्कुल विपरीत था। भ्रम की स्थिति में श्रीमती नेहा ने धीरे से मुड़कर कक्षा के सभी 48 विद्यार्थियों का सामना अपने युवा और कोमल चेहरे से किया। हालांकि उनके मुंह के कोने से एक मंद मंद मुस्कान निकली, जो उनके उच्च आत्मविश्वास को प्रदर्शित कर रही थी। वाह! अचानक कठपुतली के भीतर से एक भयावह लालिमा फूट पड़ी। यह बिल्कुल भी धीमी आग नहीं थी, यह एक तेज फड़फड़ाहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसी चीज हो जो एक ही सांस में सब कुछ जला दे। अभी अभी की मानव सदृश कठपुतली क्षण भर में ही लाल रंग की ज्वाला में समा गई। क्या यह एक सेकंड था या दो? जिस आग को सब जानते थे वह आमतौर पर इधर उधर फड़फड़ाती रहती थी, लेकिन यह लौ किसी जंगली जानवर की तरह भूखी थी जो खाना निगल रहा हो। 2 सेकंड भी नहीं बीते थे कि पूरी मानवरूपी कठपुतली भस्म हो गई। श्रीमती नेहा के खूबसूरत नाशपाती जैसे बालों में भड़कीली लालिमा झलक रही थी। उनका गोरा चेहरा इस समय और भी आकर्षक लग रहा था। उसके मुंह के कोने से आती मुस्कान और उसकी पीठ के पीछे बेपरवाह आग ने उस पहले से ही बेहद खूबसूरत शिक्षिका को और भी खूबसूरत बना दिया। इस रूप रंग का वर्णन एक ही तरह से किया जा सकता है, अवास्तविक रूप से सुंदर। कक्षा के सभी 48 छात्र पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। शिवाय मोरैया को नहीं पता था कि दूसरे लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। सिर्फ इसीलिए नहीं कि यह शिक्षिका सुंदर और आकर्षक थी, बल्कि जब उसने ज्वाला की शक्ति धारण की तो उसके शरीर से एक भव्य आत्मविश्वास उमड़ पड़ा। उसके अपने खून में भी श्रद्धा, मोह और श्रद्धा उमड़ पड़ी। अगर कोई औरत सिर्फ खूबसूरत हो तो वो मर्दों को बेकाबू कल्पनाएं करने पर मजबूर कर देगी, लेकिन इस औरत ने वो अधिकार और ताकत हासिल कर ली थी जिसे दूसरे लोग छू भी नहीं पाए। ये औरत जहर की तरह थी, मर्द उससे आजाद ही नहीं हो पा रहे थे। यह दृश्य देखकर कितने ही लड़कों ने श्रीमती नेहा को जीवन भर के लिए अपनी देवी बना लिया होगा, यह तो भगवान ही जाने। शिवाय मोरैया भी उनके स्वभाव के आगे पूरी तरह से वशीभूत हो गया था। यद्यपि वे दोनों व्यावहारिक जादू के शिक्षक थे, फिर भी बूढ़े व्यक्ति का जादू सक्रियण बेजान था। इससे देखने वाले लोगों को नींद आने लगती थी। श्रीमती नेहा की सक्रियता ने लोगों को उनके दिलों पर अंकित कर दिया, जिससे वे उत्तेजित हो गए और खुद को शांत करने में असमर्थ हो गए। वे पूरी तरह से अलग स्तर पर थे। ठीक है, हमारी कक्षा में अग्नि तत्व के छात्र कौन हैं? मैं उन्हें नोट कर लेती हूं। श्रीमती नेहा अपनी कक्षा में पढ़ाते हुए छात्रों की भक्ति भरी निगाहों को सामान्य मान रही थीं। मैं अग्नि तत्व का प्रयोग करती हूं। एक लड़की जिसके चेहरे पर वीरता की भावना थी ने पहल की और खड़ी हो गई। वह झोमिन थी, जिसने उद्घाटन समारोह के दौरान छोटी मोटी गड़बड़ियां पैदा की थीं। झोमिन की नजरें लगातार श्रीमती नेहा पर टिकी थीं। दरअसल शुरू में झोमिन उसे पसंद नहीं करता था। कोई टीचर कैसे हो सकती है जो इतने ध्यान खींचने वाले कपड़े पहनती हो और जिसकी आवाज इतनी कोमल और सुंदर हो। हालांकि श्रीमती नेहा को ज्वाला विस्फोट पूरा करते देखने के बाद झोमिन का दिल पूरी तरह से घूम गया और उसके दिल में पूजा की भावना पैदा हुई। झोमिन की मां भी एक शिक्षिका थीं। हालांकि उन्हें यकीन था कि उनकी अपनी मां श्रीमती नेहा जैसा काम नहीं कर सकती, चाहे वह आभा हो, तीव्रता हो
सटीकता हो या शक्ति हो, मैं हूं, मैं भी हूं श्रीमती नेहा। मैं भी अग्नि तत्व का उपयोग करता हूं। मेरा नाम हुआंग फेफेंग है। अग्नि तत्व को जागृत करने वाला दूसरा पुरुष छात्र उछल पड़ा। हुआंग फेफेंग की उत्साहित अभिव्यक्ति को देखिए। कौन नहीं जानता था कि यदि व्यावहारिक जादू के शिक्षक में भी आपके समान तत्व होते तो यह एक छोटे से स्टोव की तरह होता जिसमें गुरु अपने शिष्यों को उपयोगी चीजें देता रहता। हुआंग फीफेंग खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। वह अप्रत्याशित रूप से श्रीमती नेहा का शिष्य बन गया था। कौन कह सकता था कि श्रीमती नेहा भविष्य में उसकी प्रतिभा की सराहना करेंगी और उसके प्रति प्रेम जगाएंगी। वह तो उसकी अपनी छोटी ड्रैगन युवती थी। मेरे रास्ते में मत आना, मैं छत पर जा रहा हूं। मैंने अग्नि तत्व को क्यों नहीं जगाया? क्यों? लू शियाओबिंग, जिसने जल तत्व को जगाया था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, चाय। गुरुजी, मैं भी अग्नि तत्व का उपयोक्ता हूं। मेरा नाम झाओ दान्यू है। हकलाता हुआ एक छोटा सा आदमी खड़ा हो गया। जैसे ही उसकी नजर श्रीमती नेहा से मिली, उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। शिवाय मोरया ने आह भरी। एक नजर में ही पता चल जाता था कि यह एक साधारण बीन स्प्राउट है जिसकी किसी को परवाह नहीं है। नम्रता परवाह नहीं है। श्रीमती नेहा ने इस छोटे से आदमी को देखते ही हंसते हुए कहा, तुम तो वाकई बहुत दुबले, पतले और कमजोर हो। तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा नाम बड़ी गाय क्यों रखा? मेरा शरीर कमजोर है। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं एक बड़ी गाय की तरह मजबूत बन जाऊं। तो फिर आपको झाओ ब्लैबर माउथ नाम दिया जाना चाहिए। झाओ कुनसन और उनके चतुर मुंह ने तुरंत मजाक उड़ाया। जाओ कुनसन स्वाभाविक रूप से जाओ दानियों की हकलाहट का मजाक उड़ा रहे थे। हम क्या और भी हैं? श्रीमती नेहा की नजर उस पर पड़ी। क्या एक ही कक्षा में केवल 3 अग्नि तत्व उपयोग करता है? यह बहुत कम है। उनकी आभा को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि केवल जुओ झोमिन नाम की लड़की ही थी जिसकी प्रतिभा थोड़ी बेहतर थी और उसकी साधना की गति भी खराब नहीं थी। मैं भी हूं। मेरा नाम शिवाय मोरया है। शिवाय मोरया को होश आया और वह लोगों की भीड़ से बाहर चला गया। न्यू एपिसोड 18। मिसेस नेहा की समझदार नजरें शिवाय मोरया के शरीर पर पड़ी। शिवाय मोरया की आभा को टटोलते हुए उनके होंठ खुल गए। शिवाय मोरया, तुम में खड़े होने की हिम्मत जरूर है। एक स्कूल सेमेस्टर बीत गया है, फिर भी तुम अग्नि तत्व के एक भी तारे को नियंत्रित नहीं कर पाए हो। तुम्हारा तारा अभी भी अंधकार में है, इतना कि तुम उसे अभी तक देख भी नहीं सकते। ऐसा दिखावा मत करो जैसे तुम कुछ खास हो। झाओ कुनसन ने तुरंत कहा, पिछले सेमेस्टर के अंत में एक परीक्षा थी। यह परीक्षा छात्र की साधना की गति को परखने के लिए थी। निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं हुई। शिवाय मोरया का तारा धूल पहले जैसा ही था जब उसने उसे पहली बार जगाया था। पूरी कक्षा यह जानती थी और इस बात पर झाओ कुनसान और मुबाई बिल्कुल भी नहीं हंसे। अगर तुम मूर्ख हो तो मूर्ख ही हो। तो क्या हुआ अगर उसने अग्नि तत्व जगा लिया? वह अपने पूरे जीवन काल में कभी जादूगर नहीं बन पाएगा। अग्नि तत्व में आपकी प्रतिभा बहुत अच्छी है, तो आपकी साधना इतनी कम कैसे है? शिवाय मोरया, बहुत से लोग अग्नि जादूगर बनना चाहते हैं और आपके पास पहले से ही एक ऐसा लाभ है जो बहुतों के पास नहीं है। आपको प्रयास करना होगा। श्रीमती नेहा ने शिवाय मोरया की ओर दया से देखते हुए कहा, मैं समझ गया श्रीमती नेहा। शिवाय मोरया ने सिर हिलाया। ध्यान के बाद जादूगर की आध्यात्मिक शक्ति शक्तिशाली हो जाती थी। उसकी शक्ति इस हद तक पहुंच जाती थी कि वे उन बारीकियों को समझने में सक्षम हो जाते थे जिन्हें सामान्य लोग नहीं समझ पाते थे। वे किसी दूसरे जादूगर की आभा को भी समझ पाते थे। आभा की तीव्रता के माध्यम से किसी जादूगर के साधना स्तर का मोटे तौर पर निर्धारण किया जा सकता है। शिवाय मोरया को शुरू से ही पता था कि अपनी साधना को छिपाना संभव नहीं है।
हालांकि एक बात थी, अगर शिवाय मोरया बिजली तत्व की शक्ति को छिपाकर केवल अग्नि तत्व की आभा को प्रकट करता, तो अन्य लोग केवल अग्नि तत्व की आभा को ही महसूस कर पाते। इस प्रकार वे केवल अग्नि तत्व की साधना के स्तर का ही निर्धारण कर पाते, जबकि अन्य तत्वों को महसूस नहीं कर पाते। यही कारण था कि शिवाय मोरया सामान्यतः अन्य लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अग्नि तत्व का उपयोग कर सकता था। जैसे ही मैंने अग्नि तत्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहा, एक अद्भुत अग्नि तत्व शिक्षक अचानक मेरे द्वार पर प्रकट हो गए। ऐसा लग रहा है कि बड़ी परीक्षा से पहले मेरे लिए प्राथमिक कौशल अग्नि विस्फोट का सक्रियण पूरा करने की आशा जगी है। शिवाय मोरया का आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया। यह महिला मुझे अजीब भाव से क्यों देख रही है? ऐसा लगता है कि उसका नाम झोमिन है, जो कक्षा में अव्वल छात्रा है और अग्नि तत्व का उपयोग करता भी है। शिवाय मोरया हैरान था। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इस लड़की झोमिन को नाराज किया है, तो फिर वो मुझे इतनी दुश्मनी भरी नजरों से क्यों देख रही है? दूसरी तरफ झोमिन की भौहें तन गईं। शिवाय मोरया नाम के उस स्टडी मलबे को अपनी ओर देखते देख उसने तुरंत और भयंकर रूप से उसे घूरा। झोमिन दुखी था, अत्यंत दुखी। शिवाय मोरया के पास अग्नि तत्व में मुझसे बेहतर प्रतिभा रखने की क्या योग्यता है? होमरूम टीचर जू मुशेंग ने एक बार कहा था कि शिवाय मोरया की अग्नि तत्व में प्रतिभा पूरी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ थी। जागरण के दौरान लपटें बहुत स्पष्ट थीं और अब इस अत्यंत अद्भुत श्रीमती नेहा ने भी उनकी प्रतिभा पर टिप्पणी की। छोड़ो भी, इस तरह की पढ़ाई बर्बाद होने पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, जब सालाना परीक्षा आएगी और वह योग्यताएं पूरी नहीं करेगा तो उसे स्कूल छोड़ने के लिए कह दिया जाएगा। इस लड़के के पास बस एक आखिरी आधा साल फुर्सत का होगा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। जाहिर है कि उसके परिवार की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया ताकि वह तियान लैन मैजिक हाई में प्रवेश कर सके। फिर भी अग्नि तत्व जागृत होने के बाद वह पतित और आलसी हो गया है। वह अपने परिवार का सामना कैसे कर पा रहा है? क्या किसी कुत्ते ने उसकी चेतना खा ली? झाओ कुंसन और मुबाई की बदौलत पूरी कक्षा को मूल रूप से पता था कि शिवाय मोरया को कक्षा में शामिल किया गया था। तुम्हारी कक्षा की शिक्षिका मुझे वार्षिक परीक्षा के महत्व के बारे में पहले ही बता चुकी है। पहला, अगर तुम जरूरी शर्तें पूरी नहीं करोगे तो तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए कह दिया जाएगा। दूसरा, तुम्हारे ग्रेड के आधार पर तुम्हें अलग अलग कक्षाओं में बांट दिया जाएगा। अगर तुम्हें एलीट क्लास में रखा जाता है तो तुम्हें कुछ खास फायदे मिलेंगे, जिनसे तुम्हें मैजिक यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में बढ़त मिलेगी। इसीलिए इस स्कूल सेमेस्टर में सभी के पास अपनी पूरी कोशिश न करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। श्रीमती नेहा ने सभी से कहा। श्रीमती नेहा, क्या आप एलीट क्लास को पढ़ाएंगी? एक पुरुष छात्र ने पूछा। हाँ, अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आपको पढ़ाने के बाद मुझे एलीट क्लास के लिए प्रैक्टिकल मैजिक टीचर नियुक्त किया जाएगा। नेहा ने थोड़ा सिर हिलाया। गुरुजी, मैं यांगुओ। मैं वांग फेफेंग निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। श्रीमती नेहा, मैं भविष्य में भी आपका अनुसरण करना चाहता हूं। नेहा ने एक सौम्य मुस्कान बनाए रखी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि आज उसकी पहली कक्षा काफी सफल रही। छात्रा का पढ़ाई के प्रति जुनून फिर से जाग उठा है। ठीक है, जब आप में से कोई भी 7 तारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाए तो आप अकेले में आकर मुझसे मिल सकते हैं। मैं अपने कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर आपको और कुछ सिखाऊंगा, नेहा ने आगे कहा। कोलाहल। अचानक कक्षा से भेड़िए की चीख गूंज उठी। 7 सितारे। यह अचानक हर किसी के लिए प्रयास करने का उद्देश्य बन गया। मैं 7 सितारों से ज्यादा दूर नहीं हूं। श्रीमती नेहा, मेरा इंतजार करें। क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो?
तुम कितनों को नियंत्रित कर सकते हो? डो, भाड़ में जाओ। मैं 3 कर सकता हूं, यह तुम लोगों से बेहतर है, हुआंग फेफिंग ने गर्व से भरे चेहरे के साथ कहा। 3 स्टार, और फिर भी तुम यहां खड़े होकर घमंडी बनने की हिम्मत रखते हो। मैं लगभग 4 पर हूं। क्या तुम्हें पता नहीं कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे यह और मुश्किल होता जाएगा? जू किंगलिन ने तिरस्कार से पूछा। यह तो मजेदार है, सचमुच मजेदार। तुम बेकार के लोग हो। मुबाई पहले से ही 5 सितारों पर कब्जा जमाए हुए है। अगले सेमेस्टर में वह 3 दिन मछली पकड़ने और 2 दिन इंटरनेट ब्राउज करने में बिता सकता है। फिर भी वह 7 सितारों तक पहुंच सकता है। श्रीमती नेहा के साथ काम करने वाला पहला व्यक्ति निश्चित रूप से मुबाई ही होगा। झाओ कुनसन ने तुरंत उपहास करते हुए कहा। शीट, म्यूबाई, क्या यह अद्भुत है? 5 सितारे। उसने ऐसी खेती कैसे की? यह तो कमाल है। मैंने सुना है कि स्कूल का सबसे अद्भुत छात्र, 7वीं कक्षा का लाइटनिंग छात्र, केवल 5 को ही नियंत्रित कर पाया है। अपने चारों ओर चल रही चर्चा को महसूस करते हुए म्यूबाई को लगा कि उसका पूरा अस्तित्व तैरने लगा है। हालांकि अपने परिपक्व और संयमित स्वभाव को दिखाने के लिए मुबाई अपनी तारीफों पर अपनी सहमति जाहिर नहीं करता। इससे वह पूरी तरह से निकम्मा साबित होता। यह आदमी झाओ कुनसान थोड़ा बेवकूफ था और काम करने में भरोसेमंद नहीं था। हालांकि उसमें एक बात बहुत अच्छी थी। जब गुरु ध्यान आकर्षित करना चाहते थे लेकिन उसे दिखा नहीं पाते थे, तो झाओ कुनसान सही समय पर आगे आ जाते थे। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार जब कोई 3 या 2 स्टार की बात कर रहा हो तो मैं उछलकर कह दूं कि यह डैडी तो पहले से ही 5 स्टार कंट्रोल कर सकता है और फिर 4 स्टार देखकर चौंक जाऊं। यह बहुत घटिया होगा। यह मेरे परिवार के युवा मालिक होने के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। अगर हम इसे झाओ कुनसान के शब्दों में कहें तो यह बिल्कुल सही बैठता है। इस तरह वह सबको दिखा सकता था कि वह अद्भुत है और उसके शिष्टाचार में कोई कमी नहीं आएगी। जीवन लीग ऑफ लीजेंड्स खेलने जैसा है। न केवल आपको इसमें अच्छा होना है, बल्कि टीम के साथियों के लिए भी यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके अनुरूप कैसे होना है। न्यू एपिसोड 19। पहाड़ों के ऊपर से गर्म हवा बह रही थी, दक्षिण को अपनी चपेट में ले रही थी और वसंत के आलिंगन की जगह गर्मी की नमी ले रही थी। इसके बाद भारी वर्षा हुई, जो एक शुभ संकेत था, जिससे पत्तियां नष्ट हो गईं और फूल मुरझा गए। बो शहर को अनेक मौसमों वाला शहर माना जाता था। हालांकि कभी कभी यह अत्यधिक अनियंत्रित हो जाता था। आज सुबह ही सूरज तेज और चमकीला था। हजारों मील तक एक भी बादल नजर नहीं आ रहा था। उसे जो झपकी आई वह वैसी ही लग रही थी जैसी उसने दुनिया पार करते समय ली थी। एक अजीब सा झोंका काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। जैसे जैसे शाम हुई, मूसलाधार बारिश और हवा बर्फ जैसी ठंडी होती गई। क्या कोई तूफान आने वाला है? ये घटिया मौसम साल भर यूं ही चलता रहता है, बिना रुके जो चाहे मौसम बन जाता है। झांग शियाहू ने छात्रावास के अंदर से शिकायत की। झांग शियाओ, क्या तुम वायु तत्व के उपयोग करता नहीं हो? आओ, तुम तूफान में जाओ और देखो कि क्या तुम वायु तत्व के प्राथमिक कौशल पवन पथ को सक्रिय कर सकते हो। उसी छात्रावास से लू शियाओबिंग ने कहा, क्या तुम्हें जल तत्व नहीं है? हे महान जल जादूगर, तुम बाहर जाकर जल अवरोधक क्यों नहीं दिखाते? तुम अभी भी बाहर जाते समय छाता इस्तेमाल करते हो। क्या तुम्हें बाहर जाते समय शर्म नहीं आती? लू जियाओबिंग का चेहरा पीला पड़ गया। सचमुच जल तत्व के जादूगर को तकनीकी रूप से बारिश में विंड जैकेट पहनना चाहिए। समस्या यह है कि वार्षिक परीक्षा का समय लगभग आ गया है। लू शियाओबिंग केवल 4 सितारों को ही नियंत्रित कर सकता था, इसलिए जल तत्व कौशल जल अवरोध को सक्रिय करने में अभी भी उसे काफी समय लग सकता था। झांग शियाओ हो, क्या तुम सच में विंटर ट्रेल का इस्तेमाल कर सकते हो? हमें दिखाते क्यों नहीं? सच तो यह है कि उस हिंसक लड़की झोमिन को फायर बर्स्ट का इस्तेमाल करते देखने के अलावा हमने कक्षा में किसी और को सही जादू का इस्तेमाल करते नहीं देखा।
छात्रावास प्रमुख, जो हर दिन श्रीमती नेहा के बारे में अपने अश्लील विचार रखता था, बोला, यह इतना अच्छा नहीं चल रहा है। मैं 100% सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। झांग शियाओहू ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, बंदर, हमें दिखाओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि पवन तत्व कौशल कैसा दिखता है। शिवाय मोरैया की आंखें चमक उठीं और उसने सिद्धांत की किताब अपने हाथ में रख दी। यह जगह बहुत छोटी है, दालान का प्रयोग करें। दालान काफी लंबा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैं वास्तव में इसमें कुशल नहीं हूं। झांग शियाओहू ने सिर हिलाया। सत्र का अंत हो चुका है और झांग शियाओहू में काफी प्रतिभा थी। वह कक्षा में उन गिने चुने लोगों में से एक था जो 7 सितारों को नियंत्रित कर सकता था। हर कोई हर तत्व के कौशल के बारे में उत्सुक था। स्वाभाविक रूप से वे यह भी देखना चाहते थे कि झांग शियाओहू अपने कौशल का उपयोग कैसे करता है। झांग शियाओहू ने अपनी आंखें बंद कर ली और सक्रिय अवस्था में प्रवेश करने लगा। वह सचमुच बहुत धीमा था। यह स्पष्ट था कि वह तारों को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने अपनी सांसों की लय बनाए रखी और उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं। वोश! अचानक मेज पर रखी किताबें हिलने लगीं। छात्रावास के पुराने दरवाजे चरमराने लगे। फर्श पर जमी धूल उड़ने लगी और बिस्तर के नीचे पड़े गंदे अंडरवियर को हवा में लहराने लगी। जैसे ही छात्रावास का मालिक उसे उठाने वाला था, अंडरवियर बड़ी खूबसूरती से उसके हाथों से छूटकर हवा में बैरोकटोक तैरने लगा। हवा का रास्ता, तेज कदम। झांग शियाओहू का पूरा स्वभाव बदल गया। उसकी आंखों में एक नीला रंग उभर आया और उसका अंचल लहराने लगा। उसके मंत्रों के साथ साथ टूथब्रश, कप और कपड़ों की रैक भी खड़खड़ा रही थीं। वे सब रास्ते के अनुसार ही आगे बढ़ रहे थे। शिवाय मोरैया ने जल्दी से खुद को संभाला और यह नजारा देखने लगा। कबाड़ के इन टुकड़ों और उड़ती धूल से उसे आश्चर्यजनक रूप से छात्रावास में एक अनोखी हवा की धारा दिखाई दी। हवा की यह धारा झांग शियाओहू के स्थान से शुरू हुई थी। यह हॉल से लेकर दालान के सार्वजनिक शौचालय के दूसरी तरफ तक फैल गई। स्मूश! अचानक झांग शियाओहू की आकृति गायब हो गई। छात्रावास के मध्य में खड़ा पूर्व अचल झांग शियाओहू ऐसा हो गया मानो उसने लहरदार छोटे कदमों का उपयोग किया हो। उसकी गति बवंडर के समान थी, जैसे वह उन्मत्ततापूर्वक अपने छात्रावास से बाहर निकला हो और हवा में अदृश्य पवन पथ का अनुसरण कर रहा हो, जो गलियारे के अंत में शौचालय की ओर जा रहा था। यह तो बहुत बढ़िया है, लू शियाओबिंग चिल्लाया। छात्रावास में मौजूद लोगों का समूह तुरंत दरवाजे से बाहर निकला और झांग शियाओहू का पीछा करने लगा। हालांकि जैसे ही सभी लोग अपने छात्रावासों से बाहर निकले, झांग शियाओहू पहले ही दालान के बाईं ओर से हॉल के बिल्कुल अंत में चला गया था। बहुत तेज, किसी भी 100 मीटर धावक की गति इस गति की तुलना में दयनीय होगी। शिवाय मोरैया के दिल में एक लहर दौड़ गई। विंड एलिमेंट का मुख्य कौशल भी वाकई कमाल का था। विंड ट्रैक पर कदम रखने का एहसास वाकई कमाल का होगा। बचाओ बचाओ, झांग शियाओहू ने पुकारा। बैंग! दालान अचानक कांप उठा। शिवाय मोरैया ने जैसे ही ईर्ष्या भरी आह भरी। दूर खड़ा झांग शियाओहू सार्वजनिक शौचालय के दरवाजे से टकराया। लोग उस पर हंसने लगे। टेढ़ा नल तेजी से पानी छोड़ने लगा और शौचालय के दरवाजे का एक हिस्सा टूट गया। बदबू को रोकने के लिए कोई दरवाजा न होने के कारण एक तेज और मछली जैसी बदबू पूरे फर्श पर फैल गई। पल भर में गालियां देने वाली आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा का झोंका आखिरकार शांत हो गया। झांग शियाओहू जमीन पर पड़ा था और उसकी नाक से खून बह रहा था। यह रूप पहले से ही बहुत दयनीय था। दुर्भाग्य से हवा के बहाव के साथ आने वाले अंडरवियर का बल कम हो गया और आखिरकार बेचारे के चेहरे पर आ गिरा। लू शियाओबिंग और छात्रावास प्रमुख ने जल्दी से झांग शियाओहू को वापस उसके छात्रावास में खींच लिया।
छात्रावास प्रमुख ने अपना अंडरवियर वापस लिया और उसे खोला तो उसमें खून का धब्बा पाया। छात्रावास प्रमुख, मुझे नहीं पता था कि आपको भी मासिक धर्म होता है, लू शियाओबिंग ने हंसते हुए कहा। यहां से चले जाओ। छात्रावास प्रमुख ने अनिच्छा से अपने प्रिय अंडरवियर को कूड़ेदान में फेंक दिया। शिवाय मोरया ने चुपचाप अपना सिर पीछे खींच लिया और अपने बिस्तर पर वापस लौट गया, इससे पहले कि निवास प्रबंधक गुस्से में आकर उस पर टूट पड़ता। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। पवन तत्व का कौशल अच्छा लग रहा है। उसकी गति किसी कार से कम नहीं थी, बस झांग शियाओ हो मानकों पर खरा नहीं उतरा था, इसलिए उसे गाड़ी रोकनी नहीं आती थी। अरे बदमाशो, सालाना परीक्षाएं नजदीक हैं और तुम अभी तक ठीक से ध्यान नहीं कर रहे हो, बल्कि यहां ये सब कर रहे हो। अगर मैंने ऐसा दोबारा होते देखा तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। इस हवा और बारिश में रेजिडेंस मैनेजर की दहाड़ पूरे गलियारे में फैल गई। आखिरकार वार्षिक परीक्षाएं आ ही गईं और बहुत से लोगों के लिए आज का दिन एक बुरे सपने जैसा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें स्कूल से निकाले जाने की आशंका थी और ये लोग सबसे ज्यादा बदकिस्मत और बेशर्म माने जाते थे, जिन्हें अपने माता पिता से मिलने वापस जाना था। हालांकि जादू सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं था। हर मैजिक हाई स्कूल की व्यवस्था इस तरह काम करती थी। अगर आप जादू सीखने के लिए उपयुक्त नहीं थे तो आपको जल्दी ही निकाल दिया जाता था, जिससे उन्हें एक और रास्ता मिल जाता था ताकि वे सीमाहीन जादू के सागर में अपना समय बर्बाद न करें। उन छात्रों के लिए जो अपनी साधना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे, आज वह दिन था जब वे अपना परिणाम दिखा सकते थे। खासकर उन छात्रों के लिए जो पहले से ही अपने कौशल का उपयोग कर सकते थे। तूफानी दिन बीत चुके थे। सुबह का मौसम धूप वाला था और गर्मियों वाली हवा साफ थी। म्यू मनोर के भीतर मू बाई ने खास तौर पर बेर की कढ़ाई वाली सफेद टी शर्ट और इस्त्री की हुई पतलून पहनी थी। उनका पूरा व्यक्तित्व एक शांत व्यक्तित्व का एहसास दे रहा था। वे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। अपने आकर्षक बाहरी रूप और सादे पहनावे से, जो उनकी शान को दिखाने में कभी विफल नहीं होता था, उन्होंने पहले ही कई लड़कियों का स्नेह प्राप्त कर लिया था। हालांकि म्यू परिवार का एक वैध सदस्य होने के नाते वह इन साधारण और घटिया औरतों में से किसी को कैसे पसंद कर सकता था। उसका मकसद म्यू निंगजू जैसी घमंडी लड़की थी। बेशक अगर श्रीमती नेहा मान जाती तो वह भी मान जाता। मुबाई, तुम्हें आज दिखावा करना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा मू परिवार कुछ युवा शिष्यों को कुछ साधना संसाधन वितरित करेगा। यह वितरण उनके परिवार के योगदान और युवा शिष्यों के साधना ग्रेड पर आधारित है। तुम्हें अपने इस शाखा परिवार के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसे मू परिवार लगभग भूल ही गया है। मू हे ने आज सुबह मू बाई को अपनी काली लिमोजीन में स्कूल भेजा। म्यू हे तियानलैन मैजिक हाई के पर्यवेक्षक थे। उन्होंने आज व्यक्तिगत रूप से वार्षिक परीक्षा की व्यवस्था की। चाहे जो भी हो, मू बाई अब भी उसका भतीजा था। मूहे को उम्मीद थी कि मू बाई उसे दूसरे सुपरवाइजरों के सामने कुछ इज्जत देगा। चाचा, कृपया चिंता मत करो, मू बाई ने अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मू बाई को अचानक कुछ याद आया। वह पलटा और फुसफुसाया, चाचा, मैंने सुना है कि मू निंगसू भी आज तियानलैन मैजिक हाई में आ रही है। न्यू एपिसोड 20। हाँ, आज तियानलैन मैजिक हाई स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। संयोग से मू निंगजू ने एम्पायर इंस्टीट्यूशन से अपनी गर्मी की छुट्टियां जल्दी शुरू कर दी। मैंने परिवार प्रमुख से बात की और उन्हें बो शहर की ध्वजा तियानलैन मैजिक हाई स्कूल में आप लोगों को व्याख्यान देने, इस साल की वार्षिक परीक्षाओं पर एक नजर डालने
और छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए बुलाया। मूहे ने कहा। मूबाई को जीवन से भरपूर देखकर मूहे स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसके मन में क्या विचार हैं। उसने मूबाई के कंधे थपथपाते हुए हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं उसे परिवार के मुखिया के पास रखूंगा। जब परिवार का मुखिया तुम्हें इतनी मेहनत करते देखेगा तो वह तुम्हारे परिवार को और भी साधना संसाधन दे सकता है। तुम्हें पता है कि हमारे परिवार में कितने कम शिष्य हैं, और जो उत्कृष्ट शिष्य हैं वे तो और भी दुर्लभ हैं। अगर परिवार के मुखिया की नजर तुम पर पड़ जाए और तुम्हें 2-3 महीने के लिए स्टारडस्ट मैजिक टूल दे दिया जाए तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। स्टारडस्ट मैजिक टूल। सच में क्या मुझे स्टारडस्ट मैजिक टूल इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा? मूबाई की आंखें चमक उठीं। जाहिर है, क्या आप जानते हैं कि हम आम जादूगरों से अलग क्यों हैं? बेहतर जीन, पारिवारिक प्रभाव, ये चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, स्टारडस्ट मैजिक टूल से बेहतर नहीं है। अगर आप परिवार में एक मुख्य शिष्य बन सकते हैं तो आपको स्टारडस्ट मैजिक टूल प्राप्त करने का मौका मिलेगा। आपकी साधना निश्चित रूप से स्कूल में आपके साथियों से कहीं ज्यादा ऊंची होगी। म्यूहे ने कहा, अंकल, मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगी। स्कूल में सहपाठियों की तुलना में उनकी शिक्षा का स्तर कहीं अधिक है। म्यूबाई उबलने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि परिवार के ये शिष्य इतनी जोर शोर से साधना कर रहे थे। पता चला कि यह सब स्टारडस्ट जादुई औजारों के लिए था। हर जादूगर के पास साधना के लिए सीमित समय होता है। ऐसे छात्रों के लिए 5 घंटे ध्यान की सीमा होती थी और बाकी समय सिद्धांत और ज्ञान के अध्ययन के लिए होता था। स्टारडस्ट मैजिक टूल एक ऐसी वस्तु थी जिसे हर मैजिक साधक सबसे अधिक चाहता था। म्यूबाई को स्टारडस्ट मैजिक टूल के पीछे के सिद्धांत का पता नहीं था। हालांकि वह जानता था कि स्टारडस्ट मैजिक टूल साधकों को उनकी ऊर्जा को अधिक तेजी से पुनः प्राप्त करने और थकान की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है। सामान्यतः 5 घंटे ध्यान करने के बाद वे शेष 19 घंटों में केवल अन्य कार्य ही कर सकते थे। वे 19 घंटे ध्यान करते करते थक चुके थे। वे इस समय को या तो कुछ और करके या फिर सोकर ही बिता सकते थे। बहुत से छात्र जो आगे बढ़ना चाहते थे उनके लिए 19 घंटे की थकान बहुत लंबी थी और साथ ही वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने मन को एकाग्र रखता है तो उसे और भी लंबे समय तक आराम की जरूरत होती है, वरना उनका मन टूट जाएगा। जबकि स्टारडस्ट मैजिक टूल एक दिव्य साधना उपकरण था जो थकान के समय को कम करने में सक्षम था। ध्यान की थकान की अवधि कम होने से इसका मतलब होगा कि दैनिक ध्यान का समय भी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि 1-2 दिन में ज्यादा असर न हो। हालांकि स्टारडस्ट मैजिक टूल के बिना साधकों की तुलना में 1-2 महीने में थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा। अगर वे इसके साथ 2-3 महीने अभ्यास करें तो वे अपने साथियों से बिल्कुल अलग स्तर पर होंगे। ध्यान की प्रभावशीलता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। कुछ तेज होते हैं और कुछ धीमे, इसीलिए अभी इस बारे में न सोचें। हालांकि अगर प्रभावशीलता बहुत धीमी भी हो तो भी स्टारडस्ट मैजिक टूल की मदद से कोई आगे रह सकता है। जो लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और जिनमें प्रतिभा होती है वे केवल आधा काम ही कर पाते हैं और उनका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। चाचा, आपने बताया था कि एलीट क्लास के छात्रों को स्टारडस्ट मैजिक टूल का उपयोग करने का अवसर मिलेगा, क्या यह सच है? मूबाई ने थोड़ी उत्तेजना के साथ पूछा। यह सही है। चूंकि यह एक जादू विद्यालय है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से यहां साधना के कुछ संसाधन भी हैं। हालांकि संसाधन बहुत सीमित हैं। यहां बहुत सारे छात्र हैं, इसलिए प्रत्येक छात्र को इसका उपयोग करने का अवसर देना संभव नहीं है। इसलिए वार्षिक परीक्षा और एलीट कक्षा का होना
आवश्यक है। इस तरह एलीट कक्षा के छात्रों को कुछ समय के लिए स्टारडस्ट जादू उपकरण का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। आपके लिए अपने ग्रेड के साथ एलीट कक्षा में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होगी। जब समय आएगा तो मैं पर्दे के पीछे से कुछ तार खींचूंगा और आपको कुछ समय के लिए विद्यालय के स्टारडस्ट जादू उपकरण का उपयोग करने दूंगा। आपके लिए यह काफी लाभदायक है। विद्यालय आखिरकार एक समान स्थान है। मेरे लिए बहुत अधिक करना संभव नहीं है। जो चीज आपको वास्तव में आसमान तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी वह है हमारे म्यू परिवार से स्टारडस्ट जादू उपकरण का उपयोग करना। यह ऐसी चीज है जो एक सामान्य जादूगर अपने जीवन काल में कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको इसे संजोकर रखना चाहिए। म्यू हे ने म्यू बाई से ईमानदारी से कहा, चिंता मत करो अंकल, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मुझसे ऐसा कहना बेकार है। तुम्हें म्यू निंगज्यू और परिवार के मुखिया के सामने खुद को साबित करना होगा। म्यू हे ने यह कहते हुए म्यू बाई के कंधे थपथपाए। म्यू भाई ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसका दिल ठंडी हंसी के बिना नहीं रह सका। जू झॉटिंग, अगर तुम्हारी साधना मेरे बराबर है तो क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास बिजली तत्व है तो क्या हुआ? मेरे पीछे विशाल म्यू परिवार है। तुम मुझसे कभी मुकाबला नहीं कर पाओगे। अच्छा, उस शिवाय मोराया नाम के बच्चे का क्या हाल है? म्यू हे को अनजाने में यह बात ऐसे सूझी जैसे उसे कोई भिखारी याद आ गया हो जिसे वह पैसे नहीं देना चाहता। उसने बिना सोचे समझे पूछा, मानो उसे कुछ करना ही ना हो। वह कचरा है, उसे निश्चित रूप से स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मूबाई को शिवाय मोरया के प्रति अपनी घृणा को छिपाने की जरूरत नहीं थी। म्यूबाई को शिवाय मोरया से सचमुच नफरत थी। जब सब छोटे थे तो वे इसी इलाके में साथ साथ पले बढ़े थे। हालांकि शिवाय मोरया के पीछे हमेशा लोगों का एक समूह रहता था। वह बंदर राजा जैसा था। हालांकि मूबाई को यह समझ नहीं आया कि पूजनीय और अद्वितीय मू निंगज्यू असल में उनके साथ आंख मूंद कर घुल मिल रही थी और उनके रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। वह क्या समझता था? वह एक जंगली बंदर की तरह था जो हर रोज अपने तेवर दिखाते हुए ब्लॉक और पहाड़ी इलाकों में दौड़ता रहता था। फिर भी उसकी गरीबी पूरी तरह से उजागर हो जाती थी। क्या उसे पता था कि असली ताकत क्या होती है? पारिवारिक हैसियत क्या होती है? क्या उसे पता था कि इतना गरीब कहलाना कैसा होता है कि लोग उसे हमेशा नीची नजरों से देखते हैं? नौकर का बेटा तो बस नीच है। बिना देखे उसे पता ही नहीं था कि दूरदर्शिता क्या होती है, महत्वाकांक्षा किसे कहते हैं। वो बस उस कीचड़ से भरी गली में अपनी झुग्गी झोपड़ी में रहता था और मेहनत करने में आनंद लेता था। हम्फ, मैं उसे जाने देता हूं। मेरे पास मोजिया जिंग के लिए भी एक स्पष्टीकरण होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने मदद नहीं की। बात बस इतनी है कि उसका बेवकूफ बेटा जादूगर नहीं बन पाया, जबकि हमने उसे जागने का मौका दिया था। उफ, लोग बस चतुर नहीं होते। उन्हें बस कोशिश करने के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है। बात यह है कि तुम एक हारे हुए इंसान हो। तुम अपने बेटे से एलोसॉरस बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? गरीब और बेकार होना एक ऐसी चीज है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। म्यूहे ने धीरे से कहा और सिगरेट का एक कश लिया। इस समय म्यूहे की आंखें आधी बंद थीं। वह एक भव्य और सुंदर बूढ़े लोमड़ी जैसा लग रहा था। उसने गरीब लोगों के प्रति अपनी घृणा और उपहास भी प्रकट किया। देखने के लिए धन्यवाद। गाइस, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर दो और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं तब तक के लिए अगले एपिसोड में। ओके, बाय।